आज के लेक्चर में हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो डीएनए किसका एब्रिवेशन है? डीएनए एब्रिवेशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा अगर बात करें कि डीएनए पॉलीमर किसका है, तो डीएनए पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। अब पॉलीमर क्या चीज़ है? जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर एक स्टार्च बनाते हैं या ग्लाइकोजन बना रहे होते हैं। तो ये जो आगे स्टार्च और ग्लाइकोजन बन रहे होते हैं तो वो क्या है? वो है पॉलीमर। और ग्लूकोज क्या होगा? वो उसका मोनोमर होगा। तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बना रहे होते हैं। तो डीएनए क्या है? इट इज़ द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर देखा जाए डीएनए क्या है, तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज़ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये किसने दिया था, इसके बारे में किसने बताया था? तो इट इज़ गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक वॉटसन और एक क्रिक, जिसने हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। इट इज़ द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स अरेंज्ड इन अ कॉइल्ड मैनर, हेलिक्स और अ डबल हेलिक्स। तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कह रहे हैं कि दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। और ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक कॉइल्ड मैनर में अरेंज हुए हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई लैडर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम कह रहे हैं कि ये हेलिक्स है, या फिर इसको डबल हेलिक्स भी बोला जाता है। उसके अलावा वो जो स्ट्रैंड्स हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, वो दोनों क्या हैं? वो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। द बैकबोन ऑफ द स्केलेटन ऑफ अ डीएनए इज मेड अप ऑफ द पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट। तो ये जो डीएनए है, जो हम कह रहे हैं कि डीएनए की बैकबोन या उसका स्केलेटन किससे मिलकर बना हुआ है? पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जो है इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो डीएनए में हम कहते हैं कि प्यूरिन भी इन्वॉल्व है और पैरामिडीन भी होती है। ठीक है, प्यूरिन जो है वो पेयर करती है पैरामिडीन के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए है, ठीक है, जो हम कह रहे हैं ए है, ये किसके साथ बनाएगा? टी के साथ। इसके अलावा जो जी है इसने किसके साथ बनाना है? सी के साथ। अब ए और टी के दरमियान में जो दो लाइंस नज़र आ रही हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब ए और टी के दरमियान में जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद जी और सी के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि हमने कहा कि डबल स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा और वो क्वाइल्ड हुआ होगा इन एंटी पैरेलल मैनर। अब ये जो है ये देखिए, ये क्वाइल्ड हुआ है और ये एंटी पैरेलल मैनर है। अब यहाँ इसकी जब भी आपने अरेंजमेंट इसकी शो करनी है तो इसको इस तरह, एक यहाँ पर और एक इसके इस तरफ होगा। ठीक है, तो एक साइड जो होगी वो इसकी 3 प्राइम एंड और दूसरी वाली साइड इसकी 5 प्राइम एंड होगी। उसके अलावा यहाँ पर आप 5 प्राइम एंड देखेंगे और दूसरी साइड पे 3 प्राइम एंड होगी। ठीक है, एक साइड पे इसके 3 एंड है और एक साइड पे इसके 5 एंड है। उसके अलावा दूसरे जो है स्ट्रैंड उस पर एक साइड पे 5 एंड है और उसकी साइड पे जो है दूसरी साइड पे 3 एंड है। ठीक है, अब ये जो टर्न हो रहा है, ठीक है, ये जो एक हम कह रहे हैं कि स्पाइरल स्टेयर्स है, इसका जो एवरी टर्न है वो कितना एंगल है? ये एंगल ये हम कह रहे हैं इन एवरी टर्न, ये जो टर्न है इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 360 डिग्री का। ठीक है, उसके अलावा इसके दरमियान में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, हम और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हम किस तरह बनता है हम ये भी देख लेते हैं। ये हमने पेंटोज शुगर को भी डिस्कस किया था, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर डिटेल में बताया था। अब ये देखें यहाँ पे इसके जो ये पेंटोज शुगर है, इसके एक साइड पे जो है नाइट्रोजनस बेस अटैच है और एक साइड पे कहते हैं फॉस्फेट अटैच होगा। तो ये स्ट्रक्चर ये जो है ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये सारे मिलके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक है, और हमने एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया था कि अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों अटैच हैं देन वो न्यूक्लियोटाइड है। अगर तो सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है देन इट विल बी न्यूक्लियोसाइड। तो अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ए है, ठीक है, एडेनिन है, ये हम खुद लगा लेते हैं अपनी मर्जी से कि एक एडेनिन, एक साइटोसिन, एक थायमिन है हमारे पास। और ये एक साइड पे इसकी जो पोजीशन 1 है, ये कार्बन की पोजीशंस को मेंशन किया गया है 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक कार्बन जो वन कार्बन जो है इस पर नाइट्रोजनस बेस अटैच है। उसके 5th कार्बन पे हमने बात कर ली कि फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हमने 3 न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए। उसके बाद अब यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ पे ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर इसको ज़रा ओपन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे P है, OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी OH है। अब यहाँ पे इस 3 कार्बन के दरमियान में
ठीक है। ये जो कार्बन नंबर 3 है, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 3 और ये जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है इसके कार्बन नंबर 5 के दरमियान में अब ये जो OH और H है इन ये दोनों मिलेंगे और यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, फिर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बच जाएगा। फिर नेक्स्ट में मैंने शो किया हुआ है, यहाँ पे देखें, ये इसको सिर्फ ये अब ऑक्सीजन जो है इसी को हम लिखेंगे, यहाँ पे इसके दरमियान में ये जो बॉन्ड बन गया इस ऑक्सीजन के दरमियान में जो कि 5 कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है, फॉस्फेट के साथ अटैच है। और यहाँ पे 3 कार्बन के साथ जो अब सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है इसके 3 कार्बन के साथ जो हमारे पास थर्ड न्यूक्लियोटाइड है इसके 5 कार्बन के दरमियान में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, अब ये जो लाइन है ये क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन गया है, ठीक है। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब अगर बात करें कि ये जो 5 एंड और ये जो 3 एंड है ये किस तरह बन, हमें कैसे पता चलेगा कि इधर 3 आएगा या यहाँ पर 5 आएगा, तो वो इस तरह पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर ये 5 एंड है। अब यहाँ पे हमने 5 एंड क्यों लगाना है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इस पहले न्यूक्लियोटाइड के ये जो कार्बन नंबर 5 है इसने ये किसी और के साथ अटैच नहीं हुआ, ये यहीं पर ही है, ख़त्म है, ठीक है। ख़त्म तो नहीं है, शुरू हुआ पर यहाँ पे इसके आसपास कोई भी चीज़ इसके साथ अटैच नहीं है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इसकी 5th है, ये इसका 5th एंड है। और यहाँ पर देखें जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, तो इस थर्ड न्यूक्लियोटाइड पे यहाँ पर आगे मज़ीद ये फ्री हो चुका है, इसके साथ कोई भी चीज़ अटैच नहीं है, फर्दर कोई न्यूक्लियोटाइड मौजूद नहीं है, ये 3 पर आकर ये एंड हो गया, तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। तो इसी तरह पता चल गया कि यहाँ पर इसका 5th एंड हो गया और यहाँ पे इसका 3 प्राइम एंड है, ठीक है। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की भी हमने बात कर ली कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन नंबर 5 ऑफ एन अदर वेयर फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच्ड, ठीक है। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, अभी हमने बात कर ली है, दोबारा इसको एक दफ़ा हम रीड कर लेते हैं कि द स्ट्रक्चर हैविंग पोलैरिटी बोथ पोल्स आर डिफरेंट विच वी कैन ईजिली रिकग्नाइज्ड, ठीक है। हमने ये जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया इसमें एक और भी चीज़ हुआ है कि इसमें पोलैरिटी मौजूद होती है। अब पोलैरिटी क्या है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो हमारा DNA का स्ट्रक्चर है इसमें पोलैरिटी मौजूद होती है। तो पोलैरिटी क्या है कि पोलैरिटी तब होगी जब बोथ पोल्स आर डिफरेंट विच वी कैन ईजिली रिकग्नाइज, अगर तो दोनों पोल्स डिफरेंट होंगे तब उसमें पोलैरिटी मौजूद होगी कि हम उनको ईजिली रिकग्नाइज कर सकेंगे, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, ठीक है। अगर तो दोनों चीज़ें सेम होंगी तो हम ये रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे कि कौन सा हेड है और कौन सी इसकी टेल है, तब वो नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, इसमें दोनों पोल्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर में पोलैरिटी भी पाई जाती है। उसके अलावा हमने बात की थी कि इफ़ 5 प्राइम कार्बन नॉट अटैच विद वन अनदर, ठीक है, वन अनदर और अनदर न्यूक्लियोटाइड, देन इट वुड बी 5 एंड। इफ़ 3 प्राइम कार्बन नॉट अटैच विद अनदर देन इट वुड बी 3 एंड, ठीक है। अगर तो 3 भी किसी और के साथ अटैच नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, देन इट वुड बी 3 एंड, ठीक है। तो अभी हम जो इसके हमें जो ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था एंटी पैरेलल, उसके दरमियान में जो चीज़ें मौजूद हैं हम उनको देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर किस तरह अटैच हुई होती है, तो ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये भी हमने इसको सिंपल आपको समझाने के लिए लिखा है, इसमें जो फर्दर है वो मेंशन नहीं है। ये हमने बात की एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ये हमने A है, ये C है, ये G है और ये T है, और यहाँ पर इसके फॉस्फेट अटैच हुआ है। और ये दरमियान में ये जो है हमने बात की थी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की, तो ये जो है ये क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, ठीक है। इसको हम PD से शो कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमने एक की बात कर ली, ठीक है, कि एक स्ट्रैंड में। अब नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर अब यहाँ पर A, C, G और T तो हमने अपनी मर्ज़ी से लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल नहीं है। यहाँ पे इसका 5 एंड है, यहाँ पर इसका 3 एंड है, लेकिन दूसरे में जब हम बात करेंगे तो दूसरे में यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये हमने बिल्कुल इसके लिए कोई रूल नहीं था, लेकिन इसके लिए रूल मौजूद है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमने कैसे बनाना है, यहाँ पर देखें, इसकी पोजीशन देखें, ये बिल्कुल हमें इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने इस स्ट्रैंड के लिए करना है तो इसको ये जो है इसको यहाँ पर उल्टा कर देंगे, ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये इसके ऑपोजिट हो गया,
ठीक है, यानी कि आप इसको अगर अपनी कॉपी को उल्टा करके देखेंगे तो ये इस तरह की पोजीशन को शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एक थी चेन, अब यहाँ पर हमने सेकंड बनानी है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब यहाँ पर हमने इसी को उल्टा करके लिख लेना है, यहाँ पे इसी तरह फॉस्फेट, इसी तरह फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमने अपनी मर्ज़ी से ये नहीं लिखना, इसके लिए एक रूल है और उस रूल को कहा जाता है चारगाफ्स रूल। ठीक है, इसको चारगाफ्स रूल कहा जाता है। एक साइंटिस्ट था, उसने ये रूल दिया था। अब इसमें क्या है कि अब हमारे पास एक प्यूरिन है और एक पायरिडीन है, ए प्यूरिन टी पायरिडीन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए के साथ हमेशा टी अटैच होगा और इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके साथ गुआनिसिन के साथ और जो है हमेशा साइटोसिन अटैच होगा और इसके साथ जो 3 डबल बॉन्ड होंगे। अब ये 2 और 3 की क्या रीज़न है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड क्यों होंगे, क्योंकि इनके दरमियान में जो पोजीशंस होंगी, ठीक है, पोजीशंस हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ए और टी के दरमियान में जो पोजीशन है इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और जी और सी के दरमियान में जो पोजीशन है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसलिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी हमने शो करना होता है उसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि जब इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, यानी कि O भी है और H भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ पर एक A है और एक T है, एक A है और T है। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में हमने डबल बॉन्ड को डॉट लाइन से शो कर दिया। C के साथ G ने अटैच होना है और इसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, G के साथ C ट्रिपल बॉन्ड, T के साथ A तो डबल बॉन्ड। ये लाइन मेरे से थोड़ी सी आगे पीछे होगी, लेकिन आपने बिल्कुल इसको ऐसे स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी चारगाफ्स रूल की, लेकिन अब चारगाफ्स रूल की अगर बात करें तो इसमें कुछ और रूल्स भी हैं कि इसमें प्यूरिन के साथ हमेशा पायरिडीन अटैच होना है। उसके अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी बात कर ली। इसके अलावा इसमें 2 और बातें भी हैं कि अमाउंट ऑफ ग्वानिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन। ठीक है, कि जितनी अमाउंट हमारे पास ग्वानिन की होगी उतनी ही अमाउंट हमारे पास साइटोसिन की होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी ग्वानिन की अमाउंट है 40%, तो साइटोसिन की भी होगी 40%। इसी तरह हमारे पास एडेनिन की अगर है अमाउंट हमारे पास 40% है, तो जो थाइमिन है इसकी भी अमाउंट हमारे पास 40% होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि अमाउंट ऑफ ग्वानिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन एंड द अमाउंट ऑफ एडेनिन शुड बी इक्वल टू थाइमिन, कि जितनी अमाउंट एडेनिन की है उतनी ही थाइमिन की होगी, जितनी अमाउंट ग्वानिन की है उतनी अमाउंट ही साइटोसिन की होगी। अब ये हमारे पास बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी है, तो हमारे पास कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई? हमारे पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बन गई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मौजूदगी की वजह से इसमें अब कर्व डेवलप होगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कर्व डेवलप एंड मेक अ ट्विस्ट स्ट्रक्चर लाइक अ लैडर। जैसे आप सीढ़ी देखते हैं, तो ठीक है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से अब एक कर्व डेवलप होगा और उसको हम कह रहे हैं इट मेक अ ट्विस्ट स्ट्रक्चर लाइक अ लैडर। अब हम इसका फाइनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो किस तरह का नज़र आएगा। ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर आ गया है, ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर आ गया है। इसके अंदर ये जो है ये हम कह रहे हैं कि ये हेलिक्स हैं और यहाँ पर हमने कहना है कि जो बेस पेयर्स हैं वो अटैच हैं। ठीक है, ये अब हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये देखें, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो मैंने ब्लैक से किया हुआ है मेंशन, ये जो डॉट ब्लैक में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं बेस पेयर्स। ये क्या हैं? ये बेस पेयर्स हैं। यहाँ पर एक बेस पेयर अटैच होगा, एक यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर A अटैच है, यहाँ पर T अटैच है, यहाँ पर अगर G है तो यहाँ पर C अटैच होगा। तो ये जो डॉट है ये BP का मतलब है बेस पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डॉट है ये बेस पेयर्स अटैच है। उसके अलावा ये जो यहाँ पर ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये थोड़ी थिक की हुई है, ये क्या है? इन दोनों बेस पेयर्स के दरमियान में जो लिंकेज है ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी माइनर और इसके मेजर ग्रूव की, तो इसके दरमियान में ये जो छोटा सा आपको कर्व नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, इसको कहते हैं माइनर ग्रूव।
ठीक है, दोनों हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्विस्ट है, इसके दरमियान में ये माइनर ग्रूव है, और यहाँ पर ये जो आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने कहा कि उस हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये ट्विस्ट बना है। अब ये जो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, ये क्या है, ये इसका मेजर ग्रूव है, माइनर ग्रूव। ठीक है, अब यहाँ पे इसके माइनर ग्रूव से और इसके माइनर ग्रूव के दरमियान तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो दरमियान, ये क्या है, ये इसकी डीएनए की पिच होगी, डीएनए की पिच होगी। ठीक है, इन वन टर्न द लेंथ ऑफ डीएनए कवर इज नोन एज द पिच, कि एक टर्न में जितनी डीएनए ने लेंथ कवर की है उसको कहा जाता है पिच ऑफ द डीएनए। अब उसकी पिच कितनी होगी, उसकी पिच होगी 3.4 नैनोमीटर। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन वैसे बुक्स में 34 एंगस्ट्रॉन दी है, 34 एंगस्ट्रॉन, या फिर आप इसको 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि ये एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें हमारे पास तकरीबन 10 जो है वो बेस पेयर्स होंगे। एक है न्यूक्लियोटाइड, एक हम कह रहे हैं टर्न है, उसमें हमारे पास 10 बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, तो अगर हमने बात करनी है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये 10 हैं, अगर हम कहते हैं कि इसकी कितनी पिच है या इसकी कितनी वैल्यू है, तो इसको हमने देखना है कि 10 बेस पेयर डिवाइडेड बाय टर्न। ठीक है, हमने बात कर ली कि 10 बेस पेयर्स को हमने डिवाइड कर लेना है इससे, जो हमारी पिच थी, इससे हमने डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके अलावा हमने बात की थी कि एवरी एंगल जो है, ठीक है, जो ट्विस्ट हुआ है उसकी लेंथ है हमारे पास, सॉरी उसका एंगल हम कह रहे हैं कि वो 360 है, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 डिग्री है। ठीक है, अगर हमने देखना है कि इन दो बेस पेयर्स, ये वैसे आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ये दो बेस पेयर्स हैं, इनके दरमियान, अभी तो हमने पूरे एंगल की बात की ना, ये पूरे इसकी कि ये 360 है, तो अगर हम बात कर, ये हमने पूरे की बात की कि 360, तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल है, दो बेस के पेयर्स के दरमियान में कितना एंगल है, तो हमने इसको 360 को डिवाइड कर देना है 10 से, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। तो इन दो बेस पेयर्स के दरमियान में कितना है हमारे पास, क्या एंगल होगा, 36 होगा। इसी तरह हमने, अगर आपने कोई भी पिच मालूम करनी है, तो इसको भी हमने इस टोटल हमने इसकी पिच को देखा, तो ये तो हमारे पास थी 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमने इन बेस पेयर्स के दरमियान में अगर हमने देखना है कि इनकी कितनी है, तो उसको हमने 10 बेस पेयर्स को डिवाइड कर देना है ओवर टर्न। ठीक है, एक टर्न में जितनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 को डिवाइडेड बाय 34। ठीक है, 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 34 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक टर्न की पिच मालूम करने के लिए। उसके अलावा हमने जो है एंगल की भी बात कर ली कि हमारे पास ये टोटल हमने बात की थी कि 360 है। एक हम ट्विस्ट की अगर बात करें, तो अगर हमने दो बेस पेयर्स के दरमियान में ट्विस्ट मालूम करना हो, तो 360 को डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा अब कुछ डीएनए है, ये तो हमारे पास था, ये जो हमारे पास डीएनए था, ये क्या है, ये बीटा डीएनए है। अब बीटा डीएनए क्या है, अब 3 डीएनए की टाइप्स हैं, एक बीटा डीएनए है, एक जेड डीएनए है और एक ए डीएनए है। ठीक है, तो बीटा डीएनए हम कहते हैं एंटीफॉर्म है, नैरो डीप है। इसके अलावा इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये है ए डीएनए, ये बी है और ये जेड डीएनए है, यानी आप इसको ए बी जी जो डीएनए है, ये आपको इसकी डायग्राम नज़र आ रही है। अब हम इसका डिफरेंस अगर देखें, तो ए और जो बी डीएनए है, यानी कि ये और ये जो है, इसको हम कहते हैं कि ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है, मोर कॉम्पैक्ट, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, एंड इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट हुज बेस पेयर्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू द अल्फा हेलिक्स, आर नॉट परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स एक्सिस एज इन बी डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं परपेंडिकुलर, इसके बेस पेयर्स इस तरह हैं, बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको उसके जो बेस पेयर है वो नहीं नज़र आ रहे स्ट्रेट लाइन में, वो इस तरह करके हैं, इस तरह हैं। ठीक है, इस तरह करके नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएंगे। तो ये डिफरेंस है बिल्कुल। वैसे तो ए डीएनए बी डीएनए की तरह ये राइट हैंडेड है, लेकिन इसके जो हम बात करें हेलिक्स विंड की, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है। जिस तरह बी की बात करें इसमें परपेंडिकुलर है, इस तरह अल्फा में परपेंडिकुलर नहीं है। तो एक ए और बी में ये डिफरेंस है। उसके अलावा
अगर जेड डीएनए की बात करें तो ये आपको इसकी शेप से ही अंदाज़ा हो गया है कि एक तो ये लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स है, इट इज़ लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इन विच हेलिक्स विंड्स इन जिगजैग पैटर्न। अब यहाँ पे ये जो इसके स्ट्रैंड है ये जिगजैग पैटर्न में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जिगजैग नहीं था, यहाँ पे जिगजैग में आ जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जेड डीएनए है। जेड से ही मालूम पड़ता है कि इट इज़ जिगजैग पैटर्न एंड इट इज़ लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स। तो ये दोनों राइट हैंडेड हैं, ये लेफ्ट हैंडेड है। अब ये राइट हैंडेड है तो यहाँ पर इनके जो बेस पेयर्स हैं परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है इनके जो ये हेलिक्स विंड्स हैं दीज आर इन जिगजैग पैटर्न, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये आज के लेक्चर में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर ए डीएनए, बी डीएनए और जी डीएनए को डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही।